हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने स्टार्ट किया था अपना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सीरीज को फॉर BA-LLB फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट, और हम देख रहे थे अपना यूनिट 1 जिसका नाम है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और फ्रेंड, आज हम जानेंगे अपना सब यूनिट 1.4 जिसका नाम है कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। फ्रेंड, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट कहिए या कंपेटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट कहिए, ये दोनों ही चीजें एक है। तो फ्रेंड, आज के सब यूनिट में हम क्या क्या एक्सप्लोर करने वाले हैं। सो फ्रेंड, इन दिस टॉपिक वी विल एक्सप्लोर। सबसे पहले फ्रेंड हम जानेंगे कि माइनर कौन होता है, हु इज माइनर। इसी के साथ हम ये भी जानेंगे कि लेगलिटी ऑफ वैलिडिटी एंड माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कंपेटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट कौन व्यक्ति होता है, इन कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट का एक्सप्लेनेशन जानेंगे। इसी के साथ साथ माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट वॉइडेबल बट वॉइड अब इनिशियो, यानी कि फ्रेंड माइनर का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो वॉइड अब इनिशियो होता है, इसको जानेंगे। एक्सेप्शन जानेंगे, जनरल रूल्स अगर एक माइनर एग्रीमेंट करता है। इसी के साथ साथ फ्रेंड कौन सा पर्सन अनसाउंड माइंड होगा। इसी के साथ साथ वेदर दे कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, क्या अनसाउंड माइंड पर्सन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है। इसी के साथ साथ फ्रेंड हम ये भी जानेंगे हु आर द पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, यानी कि ऐसा कौन सा पर्सन होगा जो लॉ के द्वारा डिस्क्वालिफाइड होगा। तो फ्रेंड, इन सभी को आज के इस लेक्चर में हम जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। फ्रेंड, शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक से जिसका नाम है हु इज माइनर, यानी कि फ्रेंड माइनर कौन होता है। अब देखिए, आप लॉ के स्टूडेंट हो, आपको इतना तो पता होगा ना भाई माइनर होता क्या है। आपने कभी ना कभी SST में एक वर्ड सुना होगा जिसका नाम है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब क्या होता था कि जो भी व्यक्ति अगर 18 साल से ऊपर का हो गया हो, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। लेकिन क्या है फ्रेंड कि माइनर जो है ना उल्टा है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब क्या हुआ कि अगर वो 18 साल का हो गया हो तो उसको वोट देने का अधिकार हो जाता है। लेकिन फ्रेंड जो माइनर होता है ना, ये एक उल्टा होता है। दो वर्ड होते हैं, एक होता है माइनर और दूसरा होता है मेजर। फ्रेंड, माइनर कौन होता है। ए माइनर इज अ पर्सन हु हैज नॉट अटेन्ड द एज ऑफ मेजोरिटी 18 ईयर्स अकॉर्डिंग टू द इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875। यानी कि फ्रेंड इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 के अंतर्गत अगर कोई भी लड़का या लड़की 18 साल की कम उम्र का है, यानी कि अगर उसकी एज 18 ईयर्स से कम है, तो फ्रेंड वो होता है माइनर। ठीक है, कोई भी लड़का हो या लड़की हो, अगर उसकी एज 18 ईयर्स से कम होगी, 18 साल से कम होगी, तो वो कहलाएगा माइनर। ठीक है, इफ अ गार्जियन इज अपॉइंटेड बाय द कोर्ट और प्रॉपर्टी इज अंडर द सुपरविजन ऑफ अ कोर्ट ऑफ वार्ड, मेजोरिटी इज 21 ईयर। अब फ्रेंड क्या होता है ना कि लॉ कहता है कि अगर एक ऐसा बच्चा है जो ऑर्फन है, यानी कि अनाथ है, तो फ्रेंड ऐसे में वो 18 साल में वो मेजर माना जाएगा। देखिए, लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि दो जगह है। एक जगह एक लड़का ऑर्फन है, अनाथ है, जिसके माँ बाप नहीं है, गार्जियन नहीं है, तो ऐसे में वो 18 साल में ही मेजर माना जाएगा। फ्रेंड दूसरा लड़का है जिसके पेरेंट अलाइव है, जिसके गार्जियन है, तो फ्रेंड वो 21 साल में मेजर माना जाएगा। यानी कि वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। अगर उसके गार्जियन है तो वो 21 साल में ही वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, उसके पहले वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो फ्रेंड ये हमारा कहना चाहता है। एक एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको माइनर के बारे में और अच्छे समझ में आ जाएगा। ए पर्सन हु इज 17 ईयर्स 11 मंथ इज अ माइनर, यानी कि फ्रेंड अगर एक पर्सन जिसकी एज 17 साल 11 महीने होगी तो फ्रेंड वो भी एक माइनर कहलाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि 17 ईयर्स 12 मंथ, यानी कि अगर 18 साल का हो जाता है तो वो मेजर कहलाता है। लेकिन इस केस में क्या है कि लड़का जो है 17 साल 11 महीने का है, यानी कि 18 साल का नहीं हुआ है, तो फ्रेंड वो जो बच्चा होगा वो माइनर ही होगा, वो मेजर में नहीं आएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब हम दूसरे टॉपिक को जानते हैं। फ्रेंड दूसरा टॉपिक हमारा है लेगलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, पहला हमारा है जनरल रूल। जनरल रूल हमारा कह रहा है ए माइनर्स एग्रीमेंट इज एब्सोल्युटली वॉइड अब इनिशियो, वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। यानी कि फ्रेंड अगर कोई भी माइनर, यानी कि अगर कोई भी 18 साल से कम उम्र का जो बच्चा होगा, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, अगर वो एग्रीमेंट साइन करते हैं तो फ्रेंड वो स्टार्टिंग से ही वॉइड अब इनिशियो माना जाएगा। वॉइड अब इनिशियो का मतलब फ्रेंड ये होता है वॉइड फ्रॉम द बिगनिंग, यानी कि शुरुआत से ही वो क्या होगा, वॉइड माना जाएगा, यानी कि गलत माना जाएगा। इसी को हम लॉ के टर्म में कहते हैं वॉइड अब इनिशियो, यानी कि बिल्कुल शुरुआत से ही वॉइड होना। इसी के साथ साथ देखिए, अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होगा जहां पर 18 साल से कम उम्र का कोई बच्चा कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो 18 साल से कम उम्र के बच्चों द्वारा किया गया है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता। एक बहुत ही लैंडमार्क केस लॉ है, आपको देखने को मिलेगा और आप इसको एग्जाम में लिख के आइएगा, जिसका नाम है
मोहरी बिब्बी वर्सेस धर्मोदास घोष 1903 का फ्रेंड ये केस होता है, यानी कि इंडिपेंडेंस से पहले का ये केस होता है, कलकत्ता में ये होता है। बेसिकली फ्रेंड होता क्या है ना कि ए माइनर मॉर्टेज हिज प्रॉपर्टी टू धर्मोदास घोष, लेटर ही प्लेडेड मेजोरिटी। यानी कि फ्रेंड बेसिकली देखिए होता क्या है इसमें कि फ्रेंड एक माइनर होता है जो अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज कर देता है और वो ये बोलता है कि मैं एक माइनर हूं। तो फ्रेंड कोर्ट जो होता है बोलता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड है, तो ऐसे में वो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स नहीं होता। बेसिकली होता क्या है ना फ्रेंड, जो लॉ हमारा जो कानून है वो माइनर को प्रोटेक्ट करता है ताकि उसका फायदा ना उठाया जा सके, यानी कि कोई भी व्यक्ति माइनर का फायदा ना उठाया जा सके, इसलिए लॉ जो है माइनर्स को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है फ्रेंड, तो ऐसे में मोहरी बिब्बी वर्सेस धर्मोदास घोष में माइनर को कुछ नहीं होता, बल्कि जो लियाबल होता है फ्रेंड वो दूसरा मोहरी बिब्बी ही हो जाता है। धर्मोदास घोष को कुछ नहीं होता है, माइनर को कुछ नहीं होता। होप आपको इस समझ में आ गया होगा। आइए हम आगे बात करते हैं। फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं हु इज कम्पेटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि फ्रेंड कौन सा ऐसा पर्सन होगा जो कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर पाएगा। कम्पेटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट कहिए या हम कह सकते हैं इसको कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, दोनों एक ही चीज है। तो क्या आपके एग्जाम में कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट भी पूछ सकता है या कम्पेटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट भी पूछ सकता है, दोनों चीजों का मतलब एक ही है। तो फ्रेंड इसी के साथ साथ देखिए स्टार्टिंग करने से पहले देखिए मैं बता देता हूँ, ए पर्सन इज कम्पेटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट इफ, यानी कि फ्रेंड एक पर्सन कम्पेटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट कब होगा। तीन चीजें आपको देखने को मिलेगा बेसिकली के लिए। पहला फ्रेंड ये है मेजॉरिटी ऑफ एज, यानी कि जो भी पर्सन कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर रहा हो उसका जो एज होना चाहिए मेजॉरिटी में होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए। अभी हमने बात किया था या तो उसकी एज 18 साल हो या तो कुछ केसेस में 21 भी उसकी हो सकती है। अभी हमने बात किया 18 साल कब होगी, 21 साल कब हो सकती है। दूसरा फ्रेंड ये है साउंड माइंडेड, मतलब कि एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्ट्रैक्ट एंड फॉर्म अ रैशनल जजमेंट, यानी कि फ्रेंड वो व्यक्ति जो एग्रीमेंट साइन कर रहा हो उसको ये समझ हो सके कि उसको समझ हो कि भाई ये एग्रीमेंट जो कर रहा है वो सही कर रहा है कि गलत कर रहा है। उसको समझ होनी चाहिए कि जो वो एग्रीमेंट कर रहा है उसके लिए सही है या गलत है, उसको समझ होनी चाहिए। तीसरा फ्रेंड ये है नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, यानी कि वो जो व्यक्ति जो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है लॉ के द्वारा डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि लॉ के द्वारा उसको मना किया गया हो कि नहीं तुम डिस्क्वालिफाइड हो, तुम कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं कर सकते। तो ऐसा व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकता। अब कौन सा व्यक्ति डिस्क्वालिफाइड हो सकता है, अगर कोई व्यक्ति एलियन एनिमी होगा, इंसॉल्वेंट होगा, फॉरेन सोवर्जियन का होगा जो विदाउट परमिशन हो, ठीक है, तो ऐसे में वो व्यक्ति कंपेटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आएगा। ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकता। जो कुछ मैं बता रहा हूँ बिल्कुल सही बता रहा हूँ, अगर आपको लग रहा हो मैं गलत बता रहा हूँ तो आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बेरक खरीद लीजिए, उसमें सेक्शन 11 में इसके बारे में लिखा है कि कंपेटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट कौन कर सकता है। ठीक है, अगर आपके पास इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बेयर एक्ट नहीं है तो आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके, मैंने लिंक पहले से प्रोवाइड कर दिया है, आप जाके वहां से बुक परचेज कर सकते हो। ठीक है, कम प्राइस में आपको मिल जाएगा। कि पहला हमने देखा कि कंपेटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट क्या है, अब हम जान रहे हैं इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि पर्सन हु कैन नॉट इंटर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि फ्रेंड अभी हमने बात किया कि कौन सा व्यक्ति होगा जो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता है, यानी कि उसमें क्या क्या उसका एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक हो, अब हम बात कर रहे हैं ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जो कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं कर सकता। तो फ्रेंड इसी का उल्टा हो जाएगा। ठीक है, कि पहला कि अगर फ्रेंड व्यक्ति माइनर होगा यानी कि 18 साल से कम का होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकता। अगर वो पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, यानी कि उसको सोचने समझने की उसके पास कैपेसिटी नहीं है भी, तो फ्रेंड वो भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकता। इसी के साथ साथ अगर वो डिस्क्वालिफाइड पर्सन होगा लॉ के द्वारा तो वो भी क्या होगा, साइन नहीं कर सकता। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो लॉ के द्वारा रिस्ट्रिक्टेड हो, जैसे कि एलियन एनिमी हो गया, कन्विक्ट हो गया, फॉरेन सोवर्जियन हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, तो वो व्यक्ति फ्रेंड डिस्क्वालिफाइड पर्सन में आएगा और ऐसा व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं अपने फिफ्थ टॉपिक जिसका नाम है माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट नॉट वॉइडेबल बट वॉइड अब इनिशियो, यानी कि फ्रेंड अगर एक माइनर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो वॉइडेबल नहीं बल्कि वॉइड अब इनिशियो माना जाता है, यानी कि शुरुआत से ही वो गलत माना जाता है। ठीक है फ्रेंड, बेसिकली देखिए यहाँ जो लिखा है आप चाहो तो पढ़ सकते हो, लेकिन मुझे याद है मैं आपको बता देता हूँ बेसिकली कहना क्या चाहता है। देखिए बेसिकली कहना मेरा ये सेंटेंस ये चाहता है कि अगर माइनर वॉइडेबल होता है, ठीक है, अगर फ्रेंड माइनर वॉइडेबल होता है तो वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू या कैंसिल करा सकता है। पर फ्रेंड क्या है कि जो हम जानते हैं कि माइनर के द्वारा किया गया जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो वॉइड अब इनिशियो होता है, यानी कि शुरुआत से ही इनवैलिड होता है।
तो फ्रेंड हम कह सकते हैं कि अगर माइनर मेजोरिटी के बाद भी इस कॉन्ट्रैक्ट को रेटिफाई करता है तो फ्रेंड इस टॉपिक में दो केस लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला फ्रेंड है मोहरी बिब्बी वर्सेस धर्मोदास घोष, 1903 का ये केस होता है जिसमें जो माइनर होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ऐसे में वो वॉइड अब इनिशियो होता है, यानी कि वो शुरुआत से ही वो गलत होता है। दूसरा केस हमारा होता है लेस्ली वर्सेस शील, जो कि फ्रेंड 1914 का केस होता है। इसमें फ्रेंड बेसिकली होता ये है ना, जो माइनर होता है वो झूठ बोलता है कि वो एक मेजर है और वो क्या करता है, झूठ बोल करके कि मेजर हूं और वो लोन ले लेता है। फ्रेंड की अभी मैंने आपको बताया था कि जो लॉ है वो माइनर को हमेशा क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। वो लॉ जो है माइनर का हमेशा फायदा सोचता है कि उसका नुकसान ना हो। तो फ्रेंड ऐसे में लॉ ने माइनर को गलत नहीं ठहराया, बल्कि दूसरा व्यक्ति जो होता है ना उसी को लियावल कर दिया कि तुम्हारी गलती है, तुमने गलत किया है। माइनर जो है ठीक है कि माइनर ने पहले झूठ बोला कि मैं तो मेजर हूं और बाद में उसने कोर्ट में ये बोल दिया कि मैं माइनर हूं। तो फ्रेंड ऐसे में माइनर लियाबल नहीं बनता है। लियाबल कौन बनता है, दूसरा पार्टी बनता है दूसरा पार्टी बनता है जो उसको लोन देता है। आगे बात करते हैं। अब फ्रेंड्स हम एक्सेप्शन को जानते हैं वन बाय वन बहुत ही अच्छे से। ये जो एक्सेप्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में नहीं आएगा अगर आप पढ़ोगे, लेकिन मैं आपको बहुत ही सिंपल में बताता हूँ, ठीक है, आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ जाएगा। पहला हमारा फ्रेंड है कॉन्ट्रैक्ट फॉर नेसेसरी, जिसको आपको सेक्शन 68 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बेयर एक्ट में देखने को मिल जाएगा। इसको जानने से पहले आप ये समझिए कि नेसेसरी का मतलब क्या हुआ। नेसेसरी का मतलब क्या हुआ, आप जानते हो कि जो बेसिक चीजें होती है जो जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होती है, जैसे आपने सुना होगा ना, रोटी कपड़ा मकान, ठीक है, तो फूड हो गया, क्लॉथ हो गया, शेल्टर हो गया, एजुकेशन हो गया, मेडिकल केयर हो गया, ये सभी चीजें फ्रेंड नेसेसरी में आती है। इस केस में क्या होगा फ्रेंड कि अगर कोई पर्सन माइनर को ये चीजें प्रोवाइड करता है, रोटी कपड़ा मकान एजुकेशन ये सब चीजें उसको प्रोवाइड करता है, तो सप्लायर को पेमेंट मिलेगा माइनर के प्रॉपर्टी से। दूसरा फ्रेंड क्या होगा कि माइनर की पर्सनल लायबिलिटी नहीं बनेगी, यानी कि फ्रेंड लॉजिक ये बनेगा कि माइनर को सरवाइव करने के लिए हेल्प मिलनी चाहिए। हमने बताया ना अभी आपको कि जो लॉ है वो माइनर को हमेशा प्रोटेक्ट करता है, तो माइनर को सरवाइव करने के लिए यहाँ पर हेल्प मिलनी चाहिए, वरना कोई सप्लाई ही नहीं करेगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ है फ्रेंड इसमें, नैश वर्सेस इनमान, जिसमें माइनर सप्लाइड क्लोथ बियॉन्ड नेसेसिटी सप्लायर नॉट एंटाइटल्ड, यानी कि फ्रेंड क्या होता है, एक माइनर को फैंसी कपड़े दिए जाते हैं जो बहुत ही लग्जरी होते हैं लेकिन उसके जरूरत के नहीं होते हैं, तो सप्लायर को पैसे नहीं मिलते हैं इस केस में, ठीक है फ्रेंड दूसरा हमारा है कॉन्ट्रैक्ट फॉर माइनर्स बेनिफिट, यानी कि फ्रेंड लॉ ये कहता है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट माइनर के बेनिफिट के लिए है तो वो वैलिड है। जैसे कि एग्जांपल, जैसे कि आप समझ लीजिए, अगर फ्रेंड माइनर को कोई बेनिफिशियल सर्विसेज मिल रही है जहां पर उसको कोई सीखने का मौका मिल रहा है, तो फिर माइनर के लिए तो बेनिफिट हो रहा है। तो फ्रेंड ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ है इसमें फ्रेंड माइनर्स बेनिफिट में, जो है रॉबर्ट्स वर्सेस ग्रे। बेसिकली फ्रेंड इसमें होता क्या है, बेसिकली क्या होता है, एक माइनर जो होता है वो बिलियर्ड मास्टर के साथ ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो फ्रेंड ऐसे में ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो माइनर के लिए बेनिफिट होता है, तो ऐसे में फ्रेंड ये जो कॉन्ट्रैक्ट है कॉन्ट्रैक्ट फॉर माइनर्स बेनिफिट में आ जाता है। साथ साथ फ्रेंड तीसरा हमारा है माइनर एज बेनिफिशियरी। माइनर एज बेनिफिशियरी फ्रेंड ये कहना चाहता है कि माइनर एग्रीमेंट इन्फोर्स कर सकता है अगर वो उसके फेवर में हो, चाहे उसने साइन किया ना हो। ये हमारा माइनर एज बेनिफिशियरी कहना चाहता है, ठीक है फ्रेंड। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स। फोर्थ हमारा है माइनर्स पार्टनरशिप राइट। फ्रेंड बेसिकली माइनर्स पार्टनरशिप जो राइट है ना, ये आपको सेक्शन 30 में देखने को मिलेगा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की बेयर एक्ट में। यानी कि फ्रेंड ये कहना बेसिकली ये चाहता है कि जो माइनर होगा वो खुद पार्टनर नहीं बन सकता, क्योंकि पार्टनर होने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है और कॉन्ट्रैक्ट तो वही कर पाएगा जो माइनर नहीं मेजर होगा, ठीक है। यानी कि माइनर्स पार्टनरशिप राइट में क्या होगा, प्रॉफिट शेयर मिल सकता है बट लॉस के लिए वो लियाबल नहीं होगा। फिफ्थ है माइनर शेयर इन प्रॉपर्टी, जिसको हम ट्रस्ट कह सकते हैं। ये बेसिकली कहना ये चाहता है माइनर अपनी प्रॉपर्टी, ठीक है, माइनर अपनी प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस मतलब होता है विरासत, ठीक है, ट्रस्ट के राइट इन्फोर्स कर सकता है। माइनर अपनी प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस ट्रस्ट के राइट इन्फोर्स कर सकता है। जैसे कि अगर किसी ने माइनर के घर इलीगली ऑक्युपाई किया हो तो माइनर गार्जियन के थ्रू कोर्ट में केस कर सकता है, ठीक है। सिक्स्थ फ्रेंड हमारा है इस्टॉबल, यानी कि फ्रेंड बेसिकली कहना ये चाहता है कि अगर कोई अपनी गलत बात बोलकर दूसरे को कंफ्यूज करता है तो उसको बाद में मना करने का राइट नहीं होता। इसी को हम कहते हैं फ्रेंड प्रिंसिपल ऑफ इस्टॉबल। माइनर के केस में अलग होता है कि माइनर ने एक जगह बोल दिया कि मैं मेजर हूं और बाद में कोर्ट में ये बोल दिया कि मैं तो माइनर हूं।
लेस्ली वर्सेस शेल के केस में यही होता है कि जब माइनर जो होता है जब लोन लेने जाता है तो वो ये बोलता है कि मैं तो मेजर हूँ, लेकिन जब माइनर को कोर्ट में लाया जाता है तो वहां पर वो ये बोलता है कि मैं मेजर नहीं बल्कि माइनर हूँ। यहाँ पर यानी कि समझ लीजिए माइनर होना बहुत ही फायदेमंद है। यानी कि क्या हुआ इस केस में, बेसिकली क्या है कि लेस्ली वर्सेस शील में माइनर ने एक लोन लिया ये बोल करके कि मैं मेजर हूँ, पैसे भी ले लिया। बाद में क्या हुआ, दूसरे पार्टी को पता चला कि जिससे मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिसको मैंने लोन दिया है, ये लड़का तो माइनर है। जब वो कोर्ट में केस कर देता है इस चीज के लिए कि देखिए इसने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट किया ये बोल करके कि मैं मेजर हूं, लेकिन माइनर ने ये बोल दिया कि मैं तो माइनर हूं, मैं तो मेजर हूं ही नहीं। तो फ्रेंड ऐसे में क्या होगा ना कि उसको पैसे देने ही नहीं पड़े, उसने पैसे दिए ही नहीं, पैसे वापस करने की जरूरत ही नहीं पड़ी इस चीज में। तो फ्रेंड ये बेसिकली है। फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं अपने 7 टॉपिक की, इसका नाम है पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। यानी कि फ्रेंड अनसाउंड माइंड पर्सन कौन होगा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ना। तो ऐसा देखिए हर एक चीज में सेक्शन देखने को आपको मिलेगा। अनसाउंड माइंड पर्सन कौन होगा इसके बारे में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बेयर एक्ट के सेक्शन 12 में लिखा हुआ है। जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो बेयर एक्ट है उसका सेक्शन 12 क्या कहता है फ्रेंड, ए पर्सन इज ऑफ साउंड माइंड if at the time of the making contract he is capable of understanding it and of forming a rational judgment as to its effect on his interest। यानी कि फ्रेंड कहने का मतलब यह है सिंपल वर्ड में, जब कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा हो उस वक्त पर्सन के पास समझने की कैपेसिटी और अपने फायदे नुकसान का सही जजमेंट होना चाहिए। यानी कि अगर उस मोमेंट में समझने की एबिलिटी नहीं है तो फ्रेंड वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाता है। अब देखिए टाइप्स ऑफ अनसाउंडनेस भी होते हैं कि यानी कि अब कौन कौन से ऐसे व्यक्ति होंगे जो अनसाउंडनेस होंगे। तो फ्रेंड पहला व्यक्ति होगा इडियट। देखिए मैं चाहूँ तो देखिए मैंने यहाँ पर बहुत ही सिंपल में बता दिया कि इडियट मतलब क्या होता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्योंकि आप लॉ के स्टूडेंट हो आपको समझना पड़ेगा यार इन टर्म्स के मतलब क्या है, इडियट कौन होता है, लुनेटिक्स क्या होता है, आपको समझना पड़ेगा। इडियट का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो परमानेंट अनसाउंड माइंड होता है। यानी कि कह सकते हैं फ्रेंड ऐसा व्यक्ति जो जन्म से ही या परमानेंटली समझने की कैपेसिटी लॉस कर चुका होता है। अगर आपके भी घर के आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है, ऐसा बच्चा है जो बहुत पहले से जन्मजात यानी कि वो बचपन से ही ऐसा है कि उसको समझने की कैपेसिटी नहीं है, उसको सही गलत का कुछ पता ही नहीं है ना फ्रेंड, तो वो व्यक्ति होता है परमानेंट अनसाउंड माइंड। देखिए सच्चाई कहूं तो ये जो ईडेड वर्ड है बहुत ही बेकार वर्ड है, बहुत ही गंदा वर्ड है। अगर आपने 12th में फिजिकल एजुकेशन लिया होगा तो आपको याद होगा कि ऐसे व्यक्ति को हम मेंटल डिसेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, मेंटल डिसेबिलिटी जो लोग होते हैं वो यही होते हैं जिनको जो जन्म से ही परमानेंटली समझने की कैपेसिटी लॉस कर चुके होते हैं। तो फ्रेंड ऐसे व्यक्ति जिन्हें समझने की कैपेसिटी नहीं होती है अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो वॉइड अब इनिशियो हो। यानी कि फ्रेंड कह सकते हैं कि ऐसा पर्सन जो मेंटल डिसेबिलिटी की वजह से कभी नॉर्मल सोच ही ना सके फ्रेंड, तो वो फ्रेंड वो होता है परमानेंट अनसाउंड माइंड पर्सन। अब हम फ्रेंड जानते हैं कि लूनेटिक्स का मतलब क्या होता है। फ्रेंड लूनेटिक्स पर्सन क्या होता है इसको हम डेफिनेशन जाने उससे पहले आप एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल ले लीजिए। देखिए अगर फ्रेंड्स आपने कभी एक आमिर खान की मूवी देखी हुई, इसका नाम होता है गजनी। फ्रेंड गजनी में क्या होता है कि आमिर खान को जब चोट लग जाती है सिर पे तो उसके बाद क्या होता है कि वो बेसिकली 2 सिचुएशन में जीता है। पहला सिचुएशन में क्या होता है वो बेसिकली बहुत ही नॉर्मल होता है, ठीक है बिल्कुल नॉर्मल होता है। और दूसरे सिचुएशन में क्या होता है कि वो किसी को भी मतलब कि बिना मतलब कि कारण मारने लगता है, और एक केस में होता है कि वो बिल्कुल नॉर्मल होता है। तो फ्रेंड लूनेटिक्स पर्सन वही होता है। लूनेटिक्स मतलब क्या हुआ कि ऐसा व्यक्ति जो किसी इंटरवल टाइम पे कभी नॉर्मल होता है तो कभी वो इंसेन हो जाता है, बिल्कुल अटैक पीरियड में हो जाता है। यानी कि एक समय रहेगा कि बिल्कुल नॉर्मल रहेगा, ठीक है, वो उसका वो लूसिड इंटरवल रहेगा, लेकिन एक समय में वो बहुत ही इंसेन टाइप का बन जाएगा, ठीक है, अटैक पीरियड बन जाएगा उसके लिए। तो कह सकते हैं फ्रेंड कि लूसिड इंटरवल यानी कि फ्रेंड एक व्यक्ति मान लीजिए कि यानी कि फ्रेंड अगर एक व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट करता है उस टाइम पे जब उसका जो जब वो एक ल्यूसिड इंटरवल पे हो, यानी कि जब उसका जो दिमाग हो बिल्कुल क्लियर हो, बिल्कुल सही हो, वो समझ सकता हो, तो फ्रेंड ऐसे में जब वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वैलिड माना जाएगा, ठीक है, वो सही माना जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि जब वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है उसको अचानक से अटैक आ जाता है, वो फिर से पागलपंथी का उसको द्वारा आने लगता है, तो उस टाइम वो जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वॉइड माना जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये होता है ल्यूनेटिक्स का मतलब। फ्रेंड देखिए तीसरा टॉपिक हमारा है ड्रंकेड या इंटॉक्सिकेटेड पर्सन, यानी कि फ्रेंड ऐसे व्यक्ति जो नशे में हो, ठीक है।
यानी कि फिर हम कह सकते हैं कि अगर कोई पर्सन इतना नशे में हो कि वो समझ ही ना पा रहा हो कि क्या साइन कर रहा है, तो उस वक्त का जो कॉन्ट्रैक्ट होगा फ्रेंड वो वॉइड होगा, यानी कि वो गलत माना जाएगा। लेकिन अगर नशे में भी वो समझ पा रहा हो तो फ्रेंड वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो सकता हो। ठीक है फ्रेंड। फ्रेंड्स लास्ट टॉपिक हमारा है पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, यानी कि फ्रेंड कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा जो लॉ के द्वारा डिस्क्वालिफाइड होगा कि तुम कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकते। यानी कि फ्रेंड कहने का मतलब क्या है, कुछ लोग लॉ के रीजन से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, चाहे उनका दिमाग नॉर्मल ही क्यों ना हो। देखिए पहला हमारा होता है एलियन एनिमी। एलियन एनिमी का मतलब फ्रेंड क्या हुआ, कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग वॉर विदाउट गवर्नमेंट परमिशन। कि वॉर के टाइम जो दूसरे देश का जो एनिमी होगा, ठीक है, दूसरे देश का जो एनिमी होगा वो इंडिया के सिटीजन के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता जब तक हमारी इंडियन गवर्नमेंट परमिशन ना दे। क्योंकि रीजन क्या है यहाँ पर, या रीजन है नेशनल सिक्योरिटी का। तो फ्रेंड ऐसे में वो कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकता। दूसरा फ्रेंड होता है कन्विक्ट। कन्विक्ट का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो जेल में सजा काट रहा होता है, यानी कि जब तक जेल की पनिशमेंट चल रही होती है तो फ्रेंड वो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। अगर एक व्यक्ति को पनिशमेंट मिली है उम्र कैद की, कि तुमको उम्र भर मतलब कि जेल में रहना है जब तक तुम मर नहीं जाते हो, तो फ्रेंड वो व्यक्ति कभी भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकता किसी के साथ। ठीक है, पर रिलीज होने के बाद उसका राइट वापस आ जाता है। ठीक है, हमने क्या बात की, देखिए फंडामेंटल राइट्स के बारे में आप जानते होंगे। तो फंडामेंटल राइट्स में क्या है, हर एक व्यक्ति के पास फंडामेंटल राइट्स होते हैं। लेकिन क्या होता है कि अगर वो व्यक्ति जेल में चला जाता है तो उसके वो राइट्स छीन लिए जाते हैं उससे। तो फ्रेंड अगर एक व्यक्ति जिसको पनिशमेंट मिली हो तो उस टाइम उसका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो खत्म हो जाता है। लेकिन अगर उसको रिलीज कर दिया गया है लॉ के द्वारा कि नहीं अब तुमको रिलीज कर दिया गया है, तुम्हारी जो सजा है उसको माफ कर दिया गया है, तो उसके जो राइट्स होंगे, उसके जो फंडामेंटल राइट्स होंगे उसको वो वापस मिल जाएंगे। तो ये होता है कन्विक्ट। तीसरा फ्रेंड होता है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब फ्रेंड होता है ऐसा व्यक्ति जो बैंकरप्ट होता है, यानी कि जब कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि ये जो पर्सन है वो बैंकरप्ट है। फ्रेंड्स फोर्थ हमारा होता है फॉरेन सोवर्जियन या डिप्लोमेट। ठीक है, ये क्या होता है फ्रेंड, ये लोग दूसरे देश के हेड या रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। इनका कॉन्ट्रैक्ट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए होती है। सकते हैं जैसे कि फॉरेन एम्बेसी इंडिया में कोई बिजनेस डील करेगी तो सरकार से अप्रूवल चाहिए होगा। अगर हमारी जैसे कि एम्बेसी है, इंडियन एम्बेसी हो गई, वो बाहर मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहती है तो उसको पहले अपने सरकार से अप्रूवल लेना पड़ेगा, उसके बाद ही वो उसको डील कर पाएगी, उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर पाएगी। लास्ट फ्रेंड हमारा होता है कॉरपोरेशन एंड कंपनीज। कॉरपोरेशन एंड कंपनीज फ्रेंड क्या होता है, बेसिकली ये एक ऐसी कंपनी होती है जो एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है। ये सिर्फ वही कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन यानी कि MOA या आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में अलाउड है। यानी कि अगर कंपनी अपने लिमिट के बाहर कॉन्ट्रैक्ट करती है तो फ्रेंड वो होता है अल्ट्रा वायर्स वॉइड। ठीक है, तो कॉरपोरेशन एंड कंपनीज ये होती है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मैंने कोशिश की है कि आपको बहुत ही अच्छे से समझा सकूं। वैसे तो इसमें कुछ नहीं था, लेकिन इसके बावजूद मैंने आपको बहुत ही डिटेल से समझाया। लेकिन इसके बावजूद अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो कोई बात नहीं, आप मुझको मैसेज करिएगा वीडियो में, आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक है, विद इन 24 आवर। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।